सेक्टर में स्टील सेक्टर जैसे सेक्टर को शामिल किया जाएगा। और साथ ही साथ स्टील कंपनियों को सबसे पहले दरअसल इसका फायदा मिलेगा, लेकिन आपको उन कंपनियों पर भी ध्यान देना है। ये यूजर्स होंगे, यूज केसेस में फर्टिलाइजर और स्टील कंपनियां आएंगी, लेकिन जो दरअसल इस नेशनल हाइड्रोजन मिशन को पूरा करने में काम करती हुई दिखाई देंगी, जो कंपनियां सेटअप करेंगी, जो प्रोजेक्ट्स लगाएंगी, उन पर भी फोकस रहेगा। अब हम सब जानते हैं यहाँ पर 4-5 कंपनियों के नाम पहले आ चुके थे। इसमें एनटीपीसी था, आपका आईओसी था, और निजी कंपनियों में रिलायंस और अदानी के नाम सामने निकल कर आए थे। हमारे साथ प्रकाश दीवान भी जुड़ गए हैं। प्रकाश, इस ग्रीन हाइड्रोजन पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे याद है जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्पेसिफिकली कहा था कि 4 गीगा फैक्ट्रीज लगाने वाले हैं इसी मिशन को पूरा करने के लिए। आप इस जब पॉलिसी के बारे में सुनते या पढ़ते हैं, क्या वो यूज केस पे ज्यादा पहले बेनिफिट आता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि इवेंचुअली एक लॉन्ग टर्म प्लान है, तो इस समय अगर किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, अप्रोच क्या रखें? चलो देखिए, ये जो पॉलिसी है ये थोड़ी सी ब्रॉड बेस्ड मैक्रो लेवल पे मदरहुड पॉलिसी है कि मतलब ये किस दिशा में सरकार करेगी, कौन से एलिमेंट्स पे सपोर्ट आएगा। जैसे लक्ष्मण ने समझाया कि जो प्लान सेट करना है या वायबिलिटी गैप फंडिंग है उसका फोकस करना है। तो इससे होगा क्या कि अब हमारे सारे इकोसिस्टम में हाइड्रोजन बनना मुमकिन जो होना है उसका पहला कदम लिया जाएगा। अब ये पॉलिसी आने के बाद कोई भी इन्वेस्टर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए ये आसान हो जाएगा कि कहाँ पे लागत लगाई जाए और किस पहलू पे फोकस किया जाए। पहले आप जानते ही हैं कि यूजर से पहले तो कंस्ट्रक्शन या जो इरेक्शन या जो इंजीनियरिंग साइड में है उनको फायदा होगा। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो आपने जो नाम लिए उसमें एक तो नाम और उनका समावेश करना चाहूंगा। ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में जो वैल्यू चेन में लोग सक्षम हो सकते हैं उसमें से पायलटिंग जो कर रहे हैं, काफी समय से R&D कर रहे हैं, उसमें L&T का नाम है। वो ये जो प्लांट शुरू होगा तो प्लांट का जो बनाना, प्लांट में जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वो सब चीजें जो है उसमें L&T शामिल हो सकता है, सीमेंस हो सकता है, ABB हो सकता है। तो इस तरह की कंपनीज को भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि पहले चरण में तो यही लोग आएंगे और छोटी छोटी कंपनीज भी इसमें आएंगी जो मल्टीनेशनल की सब्सिडरीज हैं, जिनके पास इस टाइप की क्षमता है, जो प्रोवन एक्सपर्टीज है, चाहे वो फ्रांस की या इटली की कंपनीज हैं जो ग्लोबल लेवल पे काम करती हैं। उनकी एक दो कंपनीज हैं जो यहाँ पे सब्सिडरीज एसोसिएट कंपनीज या लिस्टेड में भी एक दो है। तो मेरा कहना है कि ये सारी वैल्यू चेन अब शुरू होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको खुलासा हो जाएगा कि कौन सी चीज पहले, कौन सी बाद में, और उसके बाद किस चरण में ये प्रोग्रेस होगी, प्रगति के पद पे आएगा। तो थोड़ी सी वेट और करनी है, बट हाँ, इनिशियल स्टेप इज गोइंग टू बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग, व्हिच इज जो कंपनी को इरेक्शन, जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर देंगी, जो इंजीनियरिंग साइड पे रहेंगी, उसमें इंजीनियर्स इंडिया है, L&T है, सीमेंस है, इस टाइप की कंपनीज पे आपको थोड़ा सा ज्यादा इसमें इंटरेस्ट दिख सकता है। इनफैक्ट आप कई कंपनियों के नाम ले रहे हैं, इंजीनियर्स इंडिया, L&T, ABB, सीमेंस, जो कोर इस तरह के बिजनेस में दरअसल एप्लीकेशन के लिहाज से इस्तेमाल होती हुई दिखाई देंगी। ऑन द स्पेसिफिक टू फर्टिलाइजर एंड स्टील को जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, आप इसे कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि अमोनिया बड़े पैमाने पर ये फर्टिलाइजर कंपनियां इंपोर्ट करती हैं और शायद ये अमोनिया अब इस हाइड्रोजन से ही, ग्रीन हाइड्रोजन से ही सोर्स किया जाएगा। उसमें कितना पोटेंशियल है या फिर कितना काम करने की जरूरत होगी? अच्छा, अमोनिया की शॉर्टेज जो है वो इतनी ज्यादा है कि हिंदुस्तान में तो अमोनिया, जो जिन लोगों के पास अमोनिया बनाने के प्लांट है वो गिनी चुनी कंपनीज है। एक FSCG है, एक चंबल फर्टिलाइजर प्राइवेट सेक्टर में है। और अमोनिया की जो सबसे बड़ी जो इंपोर्ट करने की जो हम लोग की जो मुहिम शुरू हुई थी या जो प्लान्स किए थे, उसमें एक दिक्कत जो आ रही है जो स्टोरेज की है। अमोनिया को स्टोर करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये सब चीजें काफी कॉम्प्लेक्स रहती है। तो जो अडानी ग्रुप ने एक पहल की है अपने पोर्ट्स पे, हर जगह पे स्टोरेज फैसिलिटी कर रहे हैं। छोटी कंपनीज हैं जो बाकी लिक्विड और केमिकल स्टोरेज के स्पेशलिस्ट है, वो लोग कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को समय जरूर लग सकता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स को प्रायोरिटी देने का कारण यही है कि अगर हम अमोनिया का उत्पादन डोमेस्टिकली सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर होकर नहीं कर पाते, तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है, जो किसान को लागत लगती है, वो इतनी बढ़ जाएगी। चाहे आप अमोनिया इंपोर्ट करें या आप
फर्टिलाइजर रेडी बना हुआ करे, तो वो नेचुरली उसकी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आपको आएगी कि अगर किसान की लागत बढ़ गई तो जो खाद्य पदार्थ है उसकी लागत बढ़ जाएगी और उसके हिसाब से आपकी इन्फ्लेशन पे भी मार पड़ेगी। तो ये सारी वैल्यू चेन को अगर सुलझाना है तो नेचुरली ये पहले कदम पे ही इस पे राहत दी जाएगी और वो उस लिहाज से फर्टिलाइजर की प्रायोरिटी जो है ये काफी सराहनीय है और मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट आपको करीब एक साल सवा साल बाद दिखेगा। इमीडिएटली तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ सवा साल में ये वैल्यू चेन एस्टैब्लिश होने हुए काफी इंप्रूवमेंट आपको दिखा सकेंगे। इस बीच याद रखिएगा निफ्टी फिर एक स्विंग लेके करीब 18,080 पे, फिर निफ्टी बैंक एक डाउन स्विंग लेके 43,020 पे ट्रेड करता हुआ फिर एक डाउन स्विंग आया है। और इस बार अगर आप इस वक्त रिलायंस को देखें तो एक बार जरा प्लीज़ रिलायंस लेके आइएगा और आपकी स्क्रीन पे 2523 पे सुबह में बातचीत हो रही थी, हमारी डिस्कशन हो रहा था। रिलायंस इस वक्त एक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 25 एग्जैक्टली इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जहां पर रिलायंस इस पर ट्रेड कर रहा है। मुझे याद आ रहा है एग्जैक्टली 23 दिसंबर की वो कैंडल जब निफ्टी ने एक दिन एक ख़राब क्लोज दिया था एग्जैक्टली 100 डेमा पे। उस दिन भी रिलायंस जाके अगर आप देखें तो 200 डेमा छू के आया था। क्रिटिकल अगर आप देखें यानी मेटल्स, आईटी और उसके बाद रिलायंस, ये 3 प्रेशर पॉइंट्स थे। मिड कैप तो थे ही आज। प्रकाश सर, मेरी तरफ से आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। मेरा पहला आपसे अगर आप देखें आज बातचीत हो रही है पहली बार। ये आज तो हालांकि फेड के मिनट्स का पूरे ग्लोबल मार्केट्स इंतज़ार कर रहे हैं, सब पूरे मार्केट्स में अगर आप देखें, स्पेशली हम हैं जो थोड़े बहुत नर्वस हैं। लेकिन ये 2023 की प्लेसमेंट में शुरुआत में ही एफआईज काफ़ी शॉर्ट जा रहे हैं। नवंबर दिसंबर में काफ़ी अच्छे खासे लॉन्ग्स थे उनके, लेकिन सडनली उन्होंने शॉर्ट जाना शुरू कर दिया। अभी इनफैक्ट परसों अनुज और मेरा एक गौतम शाह से बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा था। उस वक्त वो कह रहे थे कि चार्ट्स ओवरबॉट हैं, एक स्लिप की एक्सपेक्टेशन है, और एक और चीज़ उन्होंने एक बात बड़ी कही थी कि वर्सेस ग्लोबल मार्केट्स और वर्सेस इमर्जिंग मार्केट्स हम ऑलरेडी बहुत बड़ी ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में हैं। क्या ये इंडियन मार्केट्स के लिए एक अपने आप में रिस्क है क्या? नववर्ष की आपको भी बहुत शुभकामनाएं। यस, आई डू एग्री। जो टर्निंग पॉइंट पे हम लोग हैं वहाँ पे यूएस के रिसेशन को लेके जो चिंता है वो थोड़ी और गहरी अगर हुई तो एफआई फ्लोज पे इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। और जो यहाँ पे एक आप इम्पोर्टेंट चीज याद रखिए कि हमारा रिजल्ट सीजन शुरुआत होती है आईटी कंपनीज की, और आईटी कंपनीज का आउटलुक थोड़ा सा दिसंबर में जो था उससे काफी नेगेटिव हो चुका है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पे थोड़ा सा संदेह हुआ है, मार्जिन्स को लेके चिंता आ रही है। तो ये जो छोटी मोटी कंपनी, बड़ी वाली कंपनी है, इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ सकती है। तो आईटी कंपनीज के पी मल्टीपल्स भी प्री कोविड लेवल से अगर तुलना करें तो थोड़े अभी भी 25-30% प्रीमियम पे चल रहे हैं। तो अगर किसी का 23 का था प्रीमियम पी मल्टीपल तो आज वो 27 पे। तो इस टाइप का जो इम्पैक्ट हो सकता है वो आपको सेंसेक्स पे या निफ्टी पे डेफिनेटली दिखेगा। और वहाँ क्या रहा है कि ये जो पिछले महीने एक तो गिरावट आई थी, उसने एक ऐसा डर का एहसास बना दिया कि गिरावट और जल्दी और तीव्र हो सकती है। तो उस लिहाज से कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनाने से कतराएगा। तो एक्सेप्ट फॉर इंस्टीट्यूशनल मनी जो डीआईएस के पास पैसा एसआईपी के जरिए आ रहा है या रेगुलर फ्लोज आ रहा है, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन लेवल्स आपको दिखेंगे। हाल ही में हमने एक दो आईपीओ का हाल देखा क्या हुआ। तो इस टाइप की जो मार्केट का सेटअप है उसमें एफआईज का नेगेटिव होना थोड़ा सा मार्केट पे हावी हो सकता है, करेक्शन आ सकती है, और वो आपको आगे चल के लॉन्ग टर्म रेट्स जो है उसमें से अच्छी खासी स्मॉल कैप मिड कैप वाली साइड में भी मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि वेट करिए, जनवरी का महीना आपके लिए एक नई शुरुआत का दौर बन सकता है, नए खरीद का दौर बन सकता है, ना कि मार्केट की ऊंचाइयों के दौर की बात करें। तो आई थिंक थोड़ा सा सेटअप उस टाइप का है, बट फंडामेंटली जैसे जैसे रिजल्ट सीजन और गहरा होता जाएगा, बैंक्स के वापस नंबर्स अच्छे आएंगे, कुछ और सेक्टर्स के पार्टिसिपेट करने लगेंगे, आई थिंक मार्केट विल फाइंड इट्स फुटिंग। बट जनवरी से बजट तक थोड़ा सा नेगेटिव या सॉफ्टनेस जो है वो बनी हुई रह सकती है, ये अंदाजा नंबर्स को देखते हुए, आंकड़ों को देखते हुए लग रहा है। प्रकाश, आपसे इजाजत ले उससे पहले मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, आप ये चैनल चेक के लिए कहीं बाहर निकले हैं या फिर छुट्टी पर थे और हमने आपको खींच लिया है? छुट्टी पे तो नहीं, वो छुट्टी तो खत्म हो गई सोमवार को, से काम पे लगा दिया आप लोग ने। लेकिन ये एक जगह पे ऐसे आया हुआ था कि वहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट था, तो अंदर नहीं कर पाए, इसलिए आउटडोर्स में करना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि मैं वही, आशीष भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि ये गोवा के किस बीच पर बैठे हैं, बट आई बिलीव यू आर इन गोकर्ण टुडे।
यस यस यस, गोवा के नजदीक ही है तो बीच ही, बीच का व्यू आपको नहीं दिखा पा रहा, लेकिन है तो बीच। यस, कोई नहीं, फोटो भेज दीजिएगा, वीरू को उसी से Thank you. तसल्ली हो जाएगी। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट प्रकाश। माय प्लेजर, थैंक्स। जी हाँ, शुक्रिया प्रकाश सर। चलिए इस बीच फिर लिखे आइए अगर आप देखें मार्केट्स और